प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इमरान खान एहतजाज के लिए तैयार हैं। संडे को एक कॉल दी है कि वो लोग जो महंगाई से तंग हैं वो सड़कों पे आए 9 बजे के बाद। सो इस वक्त अब क्या दोबारा एजिटेशनल पॉलिटिक्स करने जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। प्रोग्राम के पहले से इस पे बात होगी। इसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पूरी उम्मीद है। आज FATF ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बताया है कि 34 जो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट से पाकिस्तान ने वो बखूबी सर कर लिया है मरहला। सो अब उम्मीद है कि चंद माह बाद हम इस ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात होगी। आखिर में सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, पावर कंजर्वेशन के लिए स्मार्ट सोल्यूशंस निकालने हैं इस पूरी सूरत हाल के लिए। इसमें सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया है उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन आगाज करते हैं सबसे तो जो कल NA 240 का इलेक्शन हुआ है। ये इलेक्शन एक बहुत बड़ा आई ओपनर है तमाम सियासी और तमाम जो गैर सियासी स्टेक होल्डर्स है उन सबके लिए। अब कल हुआ क्या, जब ज़िमनी इंतखाब होना था, जिस तरीके से फायरिंग हुई है, जिस तरीके से ठप्पे लगाने की शिकायत सामने आई हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस कैपेसिटी का इलेक्शन कमीशन की जिसकी बेसिस पे आगे जाके मजीद ज़िमनी इंतखाब होने और फिर कल को जनरल इलेक्शंस होने हैं। सो जो वायलेंस का जो अंसर है कल उभर के सामने आए, एक बहुत खौफनाक बात है। कल इलेक्शन में कल जो रिजल्ट सामने आए हैं उस पर भी नजर डाले। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बाल ये इलेक्शन जीती है और जो दूसरे नंबर पे वोट है वो तहरीके लब्बैक का है। तीसरे नंबर पे तहरीके इंसाफ को मतलब इसलिए रखा है क्योंकि पिछले इलेक्शंस में उनके वोट ज्यादा थे, इस दफा तो उन्होंने बॉयकॉट किया। भाई बॉयकॉट क्यों किया ये भी पूछेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है। भाई कुछ ज़िमनी इंतखाब में आप हिस्सा ले रहे हैं, कुछ में हिस्सा आप लोग नहीं रह रहे। फिर ये आप देख सकते हैं कि जो वोटों का फर्क है जो ज़िमनी इंतखाब और आम इंतखाब में, ऑब्वियसली एक टर्नआउट डिफरेंट होता है। उसमें आप परसेंटेज जो है उसको कंपेयर कर नहीं सकते। लेकिन कल अल्ताफ हुसैन फैन फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर था क्योंकि बॉयकॉट किया था, कहा गया था अल्ताफ हुसैन की तरफ से कि वोट नहीं डालना, तो वो नजर आ रहा है इस रिजल्ट के अंदर। और TLP कितनी बड़ी सियासी कुव्वत बन के उभरेगी और कितना बड़े चैलेंजर साबित हो सकती है, इस पे हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, कल ये जो NA 240 का इलेक्शन हुआ है इसके रिजल्ट्स अभी हमने पढ़ के भी सुनाए, मेरे सामने भी मौजूद हैं। तो पहले आज मैंने देखा कि आप लोग जो आमिर लियाकत हुसैन साहब वाली सीट है उसके ऊपर कैंडिडेट खड़ा करेंगे और वो इलेक्शन आप लड़ेंगे। ये जो NA 240 है इसका इलेक्शन आपने नहीं लड़ा। एक ही सूबा, उसका एक ही शहर, ज़िमनी इंतखाब, उसमें इतनी डिफरेंट पॉलिसी क्यों है आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। इलेक्शन ये तो लड़ना चाहिए था 100%। और मेरा ख्याल ये है कि ये एक मिसकम्युनिकेशन हो गई जिसकी वजह से ये लोग जो है वो एक उसमें रह गए कि हमने लड़ना या नहीं लड़ना। और बड़ी वाज़ेह हदायत थी सेंटर पार्टी की सिंध पार्टी को कि आपने हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है। अगर आज PTI ने इलेक्शन लड़ा होता तो हम भारी अक्सरियत से ये सीट जो है वो जीत सकते थे। और जाहिर अगला इलेक्शन आमिर लियाकत साहब की जो सीट है उसके ऊपर यकीनन तहरीके इंसाफ बड़े भरपूर तरीके से लड़ेंगे। सो अब ये इलेक्शन नहीं लड़ा गया तो किसी की तो जिम्मेदारी है कि अगर सेंट्रल पार्टी ने कम्युनिकेट किया वो नहीं लड़ा। क्योंकि प्रॉब्लम यही है फवाद साहब, लोग ये कहते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी है लेकिन उसको आपको ट्रांसलेट नहीं करना आता क्योंकि स्ट्रेटजी में आप लोगों के बड़े फ्लॉज हैं और बड़ी मिसकम्युनिकेशन होती है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है उसी जो तनकीद की जो आप पे होती है। नहीं, ये बात ठीक है। आप बहुत एग्जीक्यूशन में हमारे प्रॉब्लम्स रहते हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई लोग जो है वो सियासी तौर पे शातिर लोग नहीं। सो एक बड़ा ऐसी पार्टी है तो जिनका प्रोफेशन नहीं है पॉलिटिक्स। सो वो जो हमारी जो आप समझिए जो फिनिशिंग है ना वो अच्छी नहीं है, इसमें शुबा नहीं है। उसमें बड़े लूप होल्स रह जाते हैं हमेशा। सो इलेक्शन से पहले ये फिनिशिंग कर लेना क्योंकि आप लोग इलेक्शन मांग रहे हैं। आप तो कह रहे हैं परसों ही इलेक्शन हो जाए, और परसों अगर इलेक्शन हो गया आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो फिनिशिंग आपकी मुख्तलिफ इलाकों में है नहीं। फिर ये ना हो बाद में आप गिला करें जी कि ये हमें पता नहीं था या बाद में कहें हमारा इलेक्शन चुरा लिया, क्योंकि क्लियरली स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम्स है। तो अगर इलेक्शन इतनी जल्दी मांग रहे हैं तो तैयारी उसको मैच नहीं कर रही बजाय नजर आ रहा है। नहीं, तैयारी एक्चुअली 2013-2018 के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है। उसकी वजह यह है कि आप देखें ना, तकरीबन आपने इलेक्शन होता है 272 सीटों पे इलेक्शन है तो इसका मतलब है 230-40 सीटों पे आप कैंडिडेट देंगे जो PTI देगी। PTI की तो और कोई नजदीक भी नहीं है। उनमें से 130-35 कैंडिडेट तो आपके पहले ही डिसाइडेड है
और आपके जो 30, 40, 50 कैंडिडेट हैं जो 4-5 हजार वोटों से आ रहे हैं, लिहाजा आपने तकरीबन समझे कि 200 सीटों के ऊपर तो आपने कैंडिडेट पहले ही आपके फाइनल है, तो आपने 25, 30, 40 टिकट नहीं देने। सो इसलिए पीटीआई की तैयारी उस लिहाज से इलेक्शनों की जो है ना वो अच्छी है पहले की नस्बत। कल के इलेक्शन में बड़े बाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये जो इलेक्शन है जीती है। टीएलपी अगर वोटों का फर्क देखें इस कदर कम है, तो ये आप इसको अपने अगले आने वाले इलेक्शन में कराची समेत मुल्क भर के और हिस्सों में जहां जहां आपने कंटेस्ट करा, टीएलपी को एज अ सीरियस चैलेंजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखती है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि सीरियस चैलेंजर है। पहले तो देखें कि दो एस्टैब्लिशमेंट की अपने ही दो क्रोनीज हैं जिनकी आपस में मुकाबला हुआ, और अनफॉर्चुनेट है जिस किस्म का तशद्दुद, जिस किस्म की आपने चीजें वहां पे देखी है। आप वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसकी कराची में अब बड़ा रोम है, और पीटीआई जैसी पार्टी एक नेमत है पाकिस्तान के लिए भी और कराची के लिए बिलखसूस, कि ये दोनों जमातों का आपने कल देख लिया, बल्कि तीनों का ही, बाकियों का भी आप हाल देख लें कि वहां पे वो बेसिकली तो वो लग रहा है ना कि कोई आप क्रिमिनल इनकॉर्पोरेटेड है जो आपस में इनका मुकाबला हो रहा है। सो ये कुछ जमातें अवाम को तो रिप्रेजेंट, द प्रॉब्लम ये इसमें अगर आप रिजल्ट को तो डिस्कार्ड कर दें, आपने रखना 10,000 वोट लेके बंदा इलेक्शन जीत जाए या 15,000 लेके या 20,000 लेके, उसको क्या आप इलेक्शन, इतना तो जनरल काउंसिल हमारे जो आमतौर पर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ये इलेक्शन जीतते हैं। असूली तौर के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन देखिए, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन नतीजा डिस्कार्ड कर देना चाहिए, शुड गो फॉर न्यू इलेक्शन। दूसरी तरफ मारिया, आप इसको भी इस बात पे भी देखें कि जब पीटीआई हिस्सा नहीं लेती तो कितनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने नहीं आते। सो आप पीटीआई को, इमरान खान को सिस्टम से जो लोग बाहर करने की एक ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए भी आई ओपनर है कि आप किस तरह से पीटीआई को बाहर रखेंगे, और वो मुल्क में फिर जमहूरियत तो नहीं होगी। इस सीट पे स्पेसिफिकली फवाद साहब आप जानते होंगे कि भाई इसमें अल्ताफ हुसैन फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब बॉयकॉट का बोला उन्होंने तो नहीं आए लोग वोट देने सीट के ऊपर। हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए ये बड़ा हार्डकोर एक इलाका है इसका, लेकिन इसमें मेरा ख्याल ये है कि एक जनरल डिसइल्यूजनमेंट जो है वो जाहिर हुई है, और अभी भी अगर आप देखें कि जो नताइज आ रहे हैं या जो काउंट हो रहा है वो बड़ा कम हो रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रवाज नहीं है अपने पाँव से आगे देखने का, लेकिन दिस ऑल्सो सिग्निफाइज कि पाकिस्तान में कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़े, क्योंकि इस सिस्टम पे लोगों का एतबार नहीं। अच्छा, पिछले इलेक्शन में टीएलपी ने सीटें उतनी नहीं जीती जितने लोगों के जो वोट तोड़े हैं। सो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज के ऊपर सीट एडजस्टमेंट के ऊपर गौर कर सकती है फ्यूचर इलेक्शंस में टीएलपी के साथ? क्या ये फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी है? ओवरऑल इत्तेहाद नहीं, लेकिन कहीं सीट एडजस्टमेंट्स में ये हो सकता है, तहरीक इंसाफ में ये सोच पाई जाती है? लोकल लोगों सीटें जो है वो एडजस्टमेंट करेंगे, लोकल लोग एडजस्टमेंट करेंगे कि कई जगहों के ऊपर, लेकिन देखिए ये टीएलपी जैसी पार्टियों का मेन स्ट्रीम होना तो अनफॉर्चुनेट ही है पाकिस्तान के लिए। और मुझे नहीं समझ आती ये हमारे एस्टैब्लिशमेंट में बुजुर्ग बहर जो बैठे हैं वो कब इस चीज को रियलाइज करेंगे कि आप मुसल्ला जमातों को मुसल्ला नहीं करते हैं सोसाइटी में मेन स्ट्रीम पार्टीज के मुकाबले के लिए। उसके नतीजे में पाकिस्तान में हमने बहुत पहले भी नुकसान उठाया है, पता नहीं कितना और लहू बहेगा यहाँ पे, तो उनको समझ आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये जो आप सियासत पे मिसाक नहीं बल्कि सियासत पे मिसाक की बात करते हैं, मईशत पे मिसाक नहीं होना चाहिए, ये आपकी बात है ना, तो लेकिन सियासत पे मिसाक करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो सबसे पहले ट्रस्ट जरूरी है कि भाई जो बीच में अगर मीडिएटर हो उस पर ट्रस्ट हो, उसका बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। दूसरा उसका फैक्टर ये कि भाई जो बात करने वाले जिन्होंने मिसाक करना है वो उस पर तैयार हो, तो उस पर तो पीटीआई तैयार दिखाई नहीं देती, वो तो इन चोरों के साथ जो आप उनको कहते हैं साथ बैठने को आप तैयार ही नहीं है। फिर तीसरी बात है कि जब ओवरऑल उस मिसाक के ऊपर इंप्लीमेंटेशन होनी है उसकी गारंटी कौन देगा, ये भी फैक्टर जो है मौजूद नहीं है। तो फिर कैसे कोई मिसाक हो सकता है जब ये तीनों फैक्टर, ये तीनों चीजें इस वक्त नापैद है? देखिए ये मजबूरी में ही होता है मिसाक, जो ट्रस्ट हो ना हो, लेकिन आपको एक मजबूरी है इस वक्त के मुल्क के लिए पार्टीज को एक दूसरे के करीब आना चाहिए। और राइट नाउ पहली बार पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल है कि जहां मैं ये समझता हूँ
कि इम्पॉर्टेंट ये है कि सियासी जमातें आपस में बात करें और एस्टैब्लिशमेंट को वो एक तरफ रहने दें। एस्टैब्लिशमेंट की अहमियत जो है वो एक्चुअली कम होती जा रही है, और इस वक्त टू बी फेयर विद, अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा अनपॉपुलर पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको आपस में बात करनी चाहिए और एक पाकिस्तान के हल की तरफ बढ़ना चाहिए। और बात करें तो उसके लिए कोई मिडिल ग्राउंड होगा ना फवाद साहब। आप तो है कि इलेक्शन का टाइम का डेट दें फिर हम बात करेंगे, अगले कहते हैं हम क्यों आपके कहने पे इलेक्शन का टाइम दें और फिर आप हमसे बात करें। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो फिर आप लोग को भी दिखानी होगी, उनको भी दिखानी होगी, और इस वक्त लगता है तरीके साफ किसी भी तरह की लचक दिखाने के किसी भी मूड में नहीं है। नहीं, जब वो सीरियस अगर ऑफर करेंगे, पहले भी तो सीरियस बात हुई थी और अनफॉर्चुनेटली हर चीज हो के फिर टूट गई 22 तारीख को, अदरवाइज तो हर चीज तय हो गई थी। उन्होंने असेंबलियां तोड़ने का फैसला कर लिया था, चीजें जो है वो बेहतर हो रही थी। लेकिन ये छोटे छोटे जो मफाद होते हैं, लोग आ जाते हैं वो जो समझते हैं कि नहीं हमने दूसरों को क्रश ही कर देना है। आप वो एक हर पॉलिटिकल पार्टी में लोग होते हैं, हुकूमत ने अपना ये माहौल बनाना है, और मेरे ख्याल में अगर हुकूमत माहौल बनाए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तान की डायरेक्शन सही कर सके। इस वक्त इमरान खान साहब एक ग्रैंड शो की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा जो संडे के रोज होना है। अभी आप विफाक के अंदर पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, सेनेट में आप मौजूद है, पंजाब के अंदर पता नहीं उस वक्त क्या, वो पंजाब तो खैर एक जोक है, उसको मुझे समझ ही नहीं आ रही उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि भाई दो पैरेलल इजलास हो रहे हैं। तो तहरीके इंसाफ इस वक्त किस तरीके से इलेक्शन पे जोर डलवा के डेट ले सकती है, जबकि PMLN ने जो है वो बाकायदा ठान ली है कि कीमतें भी बढ़ानी है, सब कुछ करना है, इलेक्शन जल्दी नहीं कराने। देखिए जी, बात है पंजाब में 2-3 MPs की बात है, वफाक में 3 MPs की MNAs की बात है। जिस दिन एक पार्टी जो है इनसे हट गई और जितना प्रेशर है, किसी वक्त भी आप देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट तो जो है वो फॉल कर जाएगी, और जिस दिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट में से एक भी फॉल कर गया, दूसरा तो बरकरार रह ही नहीं सकता। तो ये बड़ी गवर्नमेंट को भी ये गलत फहमी है कि वो किसी बड़ी को मजबूत रस्सी पे चल रहे हैं, वो तो बिल्कुल एक कच्चे धागे पे चल रहे हैं। जिस दिन भी उनको ये झटका पड़ गया, थोड़ा सा अगर हम मुझे तो लगता है कि हम ज्यादा एग्रेसिव हो गए। अगर हम शुरू से थोड़ा सा अपनी एग्रेशन थोड़ा कम करते, ये खुद ही गिर जाने थे। अभी भी मेरा ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को जो भी ये मशवरे दे रहा है कि आप केस कर दें, फलाने को भी पकड़ लें, फलाने को भी पकड़ लें, वो बेवकूफी कर रहे हैं। हुकूमत कच्चे धागे पे चल रही है, एक छोटा सा झटका लगेगा, ये सारा निजाम गिर चुकेगा, और इसको अभी एस्टैब्लिशमेंट इस पोजीशन में ही नहीं है इनको बचाने की। ये भी अमकाना बात है कि ये बचा लेंगे। ये जो कह रहे, जो आप एक थिन लाइन की बात कर रहे हैं ना, वो जो कच्चे से धागे की बात कर रहे हैं, वो हुकूमत कहती है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो बेहतर यूनाइटर कोई है ही नहीं। आपने इन सारी जमातों को, जिनमें ना कोई फितरी इत्तेहाद है, ना इनका कोई आपस में इकोनॉमी के ऊपर इत्तेफाक है, उनको आपने इकट्ठे कर दिया। तो ये तो बड़ा टैलेंट है ना आप लोगों का कि आपने इतने ज्यादा डाइवर्स जमातों को भी इकट्ठे कर दिया, और इकट्ठे वो जुड़ी हुई हैं इसी वजह से क्योंकि आप इतने बड़े यूनाइटर हैं। बट दिस सूट्स अस। इमरान देखिए ना, इस वक्त अगर जो जगह जो स्पेस है वो फिर इमरान खान के पास ज्यादा है या इस वक्त जो मुखालिफ लीडर है उनके पास ज्यादा है? क्योंकि अगर ये सारे इकट्ठे यूनाइटेड वर्सेस वन होता है तो फिर इसका मतलब है कि ये PTI वर्सेस रेस्ट है। तो ये तो एक बहुत ही आई वुड से ड्रीम कॉम्बिनेशन है PTI के लिए। तो अगर ये इसको समझते हैं, इसको आप समझते हैं कि इनकी कामयाबी है, तो मेरे ख्याल में तो ये नाकामी है। बिकॉज पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस खो ही गई है, PMLN अपनी स्पेस सिंध में पूरी खो गई है, KP में खो गई है, JUI में वो जा नहीं सकते। सो जो इनके पास स्पेशली नुकसान ज्यादा हुआ है पीपल्स पार्टी का और PMLN का, स्पेशली PMLN का, जिसके पास थोड़ा बहुत पोटेंशियल था कि वो पंजाब से खुद को एक्सपैंड कर सकते। अब इस सूरत हाल में तो एक्सपैंड की तरफ सोच भी नहीं सकते। अगर वो KP में एक्सपैंड करेंगे, JUI से लड़ाई हो जाएगी, सिंध में एक्सपैंड करेंगे, पीपल्स पार्टी से लड़ाई हो जाएगी। सो वो तो अपनी और जो अपना शेल है उसके अंदर महदूद हो गए। सो एक्चुअली तो इसका PTI का तो फायदा ही फायदा। पंजाब की चूंकि आप बात करें तो पंजाब में जो इस वक्त स्टेटस है, बहरहाल वो एक शैम डेमोक्रेसी है। अगर मेरा आप उस पर ओपिनियन जाने, मेरे नजदीक वो उसकी लेजिटिमेसी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो वहां पर अपनी इक्तदार पे गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं। बजट भी पास करवा लिया उन्होंने।
इसके अलावा उन्होंने स्पीकर साहब से इख्तियारात भी वापस ले लिए। ऑब्वियसली वो डिबेटेबल बात है, वो गलत है, नहीं लिए जाने चाहिए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीएमएलएन वहां पे अपनी गिरफ्त मजबूत करे। पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है इस वक्त वहां पे? बज़ाहिर क्या वो उसको परवेज इलाही साहब लीड कर रहे हैं, वो इस वक्त पीटीआई की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और उसको चला रहे हैं? देखो, इस वक्त स्ट्रेटजी कोई नहीं है। स्ट्रेटजी तो सिंपल देखे ना, इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट ने इस हुकूमत को बचाया हुआ। ये दोनों इदारे जो हैं वो चूंकि आइन से आगे जाके उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो गिर जाएगी। और यही प्रॉब्लम आ जाता है पाकिस्तान में, जब इदारे आइन के बजाय जो एक और सुप्रा पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इदारों की हैसियत, अहमियत, इज्जत जो है वो खत्म हो जाती है। अभी भी आप देखें कि आज चौथी दफा जो हाई कोर्ट है उसमें केस तब्दील हुआ है, हमजा शहबाज के केस है। अब ये एक जाली तरीके से इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट ने इस हुकूमत को जो है वो अभी तक रखा हुआ है। जिस दिन भी हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारा जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, इसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे और वो टूट जाएगी। अब सिर्फ देखना सिर्फ ये है, जिस तरह से आपने की और मैंने आपसे एग्री किया, फिनिशिंग हमारी अच्छी नहीं होती। देखते ये है कि पंजाब में खास तौर पे, क्या पंजाब में आपकी फिनिशिंग, क्या आप उससे मुतमिन है? क्या पंजाब में आपकी कैंडिडेट सिलेक्शन, आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है, वहां पे पार्टी को देख कौन रहा है, ओवरऑल तंजीम साजी को सुपरवाइज कौन कर, वहां फिनिशिंग ठीक है आप लोगों की? देखिए जी, फिनिशिंग पंजाब में अगर हमारी अच्छी होती तो हम तो पीटीआई का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो पंजाब ही है। और पंजाब में अगर हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकें और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बेहतर कर सकें तो पीटीआई का तो कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त। तो वहां पे तो चेंज किया है ना खान साहब ने, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा को बना दिया एक रीजन का हेड, वो तो तब्दील किए स्ट्रेटजी, उसके बावजूद अभी भी आप समझते हैं कि फिनिशिंग ठीक नहीं? क्योंकि जब पिछले सदर थे शफकत महमूद साहब, उनसे नाराज थे खान साहब, उनको तब्दील कर दिया, अब तो एक नया ढांचा बना रहे हैं। क्या बाद में तो नहीं कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, ये लोग ठीक नहीं थे, इनको सही तरीके का चुनाव नहीं था? देखिए, लोग फ्रैंकली डॉक्टर यास्मीन है, हमाद है और इधर अपने आमिर है, ये तमाम लोग जो है ये बड़े ठीक लोग हैं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। दे आर वेरी केपेबल पीपल और इनको जो है, लेकिन अब ये नहीं मुझे पता कि ये जो महल्लाती साजिशें हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, ये सारे लोग जो है ना, ये सारे महल्लाती साजिशों वाले लोग नहीं है। सो अभी हमें जो है ना एक पूरा वहाँ पे ये भी वहाँ पे हमारे साथ जो लोग थे, चौधरी सरवर साहब थे, अली खान थे, फिर जहांगीर तरीन थे, ये लोग जो थे ना, इनकी जो ग्रिप थी डिफरेंट किस्म की थी। ये डिफरेंट किस्म की ग्रिप है, वो डिफरेंट किस्म दाव पेच समझते थे, ये दाव पेच समझते थे अंदरूनी। सही है, तो वो कमी है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाएंगे वापस आएंगे। एफएटीएफ ने एक हौसला अफजा आज एक एलामिया सामने आया है उनकी जानिब से, जिसमें लगता ही है कि पाकिस्तान बहुत जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। अभी कुछ महीने बाद ये होगा जब उनका यहाँ पर एक डेलीगेशन आएगा और देखेंगे, यहाँ पे आके जायजा लेंगे। लेकिन बहरहाल इसका इकोनॉमी पे और खास तौर पे जो इसका डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सामने आया है इस एलामिया में क्या कहा गया, आपको क्विकली बता दें। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। एफएटीएफ का पाकिस्तान के तमाम अमली इक़दामात का एतराफ और तमाम मेंबरान ने इसको सराहा है। पाकिस्तान ने फेटिफ के दोनों एक्शन प्लान के 34 निकात पर वक्त से पहले अमल दरामद कर लिया है। पाकिस्तान को मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। फेटिफ का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक करेगा। शराइत की तकमील की तस्दीक पर अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। 2 साल में 5 मरतबा इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने और इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेहतरीन इक़दामात और पेशरफ्त की है। जून 2018 के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर काम किया। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बहुत ज्यादा मेहनत की गई। ये आपको बताएं कि फरवरी 2020 से बड़े क्लोजली इस इशू को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या किस तरीके से यहां तक ये बात पहुंची है, आपको एक क्विक रिकैप हम बताते हैं। 27 में से 14 अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया गया था फरवरी 2020 तक। 5 अहदाफ पे उस वक्त हमें बताया गया एफएटीएफ की जानिब से कि जी बेहतरी आई है। 8 पर जल्द तामील करने की जरूरत है।
फरवरी 2021 में 24 निकात पर अमल दरामद हुआ था और जून 2021 में 26 अहदाफ पर अमल दरामद हुआ था। फिर हमने देखा कि एफएटीएफ का जो अगला एलामिया है वो जून 2021 में आता है। फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। एफएटीएफ ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर मजमूई तौर पर पेशरफ्त की है। 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद हुआ है, सिर्फ एक हदफ पर जुज़वी पेशरफ्त हुई है। फिर आता है अक्टूबर 2021, एक और एलामिया सामने आता है। अक्टूबर 2021 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के साथ साथ इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग पर काम करने और स्ट्रेटेजिक खामियों को दूर करने की जरूरत पर जोर देते हुए नया एक्शन प्लान दिया था। फिर जो अक्टूबर में है, कहा जाता है कि पाकिस्तान ने जून 2021 में जारी नए मनी लॉन्ड्रिंग एक्शन प्लान के 7 में से 4 निकात पर अमल दरामद किया था। तारीफ की गई और कहा गया कि ये पेशरफ्त एक गैर मामूली पेशरफ्त है, मगर उस वक्त भी ग्रे लिस्ट में शामिल रखने का कहा गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान सबूत फराहम करे कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में मजीद अफराद और इदारों को नामजद करके अपने दायरा इख्तियार से बढ़कर पाबंदियों के असरात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सो आज के इस एलामिये के बाद ये उम्मीद पैदा हो गई है, एक ऑन साइट विजिट होना है कि उसके बाद के कभी इम्कान है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ एजाज चौधरी साहब, साबिक सफीर सेक्रेटरी खारजा मौजूद है, आबिद कयूम सुलेरी साहब, साबिक मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी। सुलेरी साहब, आपसे आगाज करते हैं, जो ऑन साइट विजिट है, क्या ये एक रस्मी कार्रवाई होगा और क्या इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान वैसे अगर हम देखें तो ऑन पेपर ग्रे लिस्ट से ये निकल गया है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी? जी, ये तकरीबन एक फॉर्मेलिटी होगी। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान ने मीट कर दी। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँ कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसको ये पैरेलल 2 प्लान्स तक की तकमील का कहा गया। एक फाटफ का था, एक एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिक्वायरमेंट थी, जो कि बाद में फैटफ ने पिछले साल अडॉप्ट कर ली और वो भी पाकिस्तान को कहा गया कि उनको भी मुकम्मल करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने टेक्निकली अपने जो तमाम लूप होल्स थे अपनी पॉलिसीज में, अपनी प्रैक्टिसेस में, जिनके जरिए खदशा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है या टेररिज्म फाइनेंसिंग हो सकती है, तो आज का फाटफ का जो एलामिया है वो टेक्निकली पाकिस्तान ने वो तमाम रिक्वायरमेंट मुकम्मल कर दी। अब ऑन साइट विजिट में उनका एक वफ्द आएगा जो कि आके मुलाकातें करेगा गवर्नर स्टेट बैंक से, FIA से, नैब से या और जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिविल सोसाइटी के ग्रुप से, और वो सिर्फ ये तसल्ली करेगा कि जो कुछ पाकिस्तान रिपोर्ट कर रहा था क्या वाकई अमलन हो रहा है, और वो सारी चीज़ें काफ़ी माशाल्लाह बेहतर तरीके से हो रही है। यानी आज अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ जाए तो वो उस तरह का नहीं जैसे किसी ज़माने में आप बैंक में किसी जानने वाले को फ़ोन करते थे और आपकी विजिट के बगैर अकाउंट खोल के चेकबुक आपके घर पहुंच जाती थी। तो हर चीज पे पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांग उसको अमल किया है। जो असल अब आएगा बरहला वो है, अब जब जो हमारी ऑन साइट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है तो उस दिन 39 मेंबर्स में से जितने मेंबर होंगे उनकी 1/3 वोट्स की पाकिस्तान को जरूरत होगी कि वो उसको एंडोर्स करें और पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। अभी तक पाकिस्तान को 3 मेंबरान की मुसलसल हमायत रही है, टर्की, मलेशिया और चाइना की, जिसकी वजह से इंडिया की भरपूर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं। इसका मतलब है सुलेरी साहब कि ये इसका सिफारतकारी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए हमने एजाज चौधरी साहब को भी आज बुलाया ताकि हम समझ सके कि एजाज साहब पिछली दफा भी पाकिस्तान ने बहुत सारे जो मामलात थे उसमें कंप्लाइंस कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में रहे थे। क्या ये बहुत सीरियसली इसको अगर हम बात करें तो ये सियासत से जुड़ा है, ग्लोबल सियासत से जुड़ा है ये तमाम मामलात कि क्या कभी आपकी जो सिफारतकारी है जिस टाइम एंड स्पेस में आप है उस वजह से आपके ऊपर ज्यादा सख्त शराइत भी लगाई जाती है? जी, ये दुरुस्त है कि इसमें जहां ये तकनीकी मामला है वहीं आलमी सियासत भी इसमें शामिल हो जाती है। आपको याद होगा कि 1989 में यह जब बनाया गया तो वो मालियाती इस्तेहकाम के लिए G7 ने बनाया था, लेकिन जब 9/11 हो गया तो उसके बाद से इसका जो था परव्यू वो उन्होंने बढ़ाना शुरू किया और उसमें टेरर फाइनेंसिंग बड़ा आगे आ गया। फिर ये 1373 जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था उसके तहत बहुत सारे लोगों पे ये आया कि ये दहशतगर्दी की मुआवनत करते हैं, उनमें से बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी थे, तो प्रेशर बढ़ा कि इनको इस्तेमाल किया जाए। तो चुनाचे अमेरिका ने और हिंदुस्तान ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया
फैटफ का, और उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए और पाकिस्तान को मजबूर करने के लिए कि वो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम करे, वो उन्होंने दबाव यकीनन डाला। लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि टेक्निकली भी ये ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए कि वो काम करता जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। आफ्टर ऑल आपको तो पता ही है कि हमारे अपने मुल्क में अंदर बार बार ये इल्ज़ाम दोहराया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती है। तो ये तो अच्छी बात हुई, पाकिस्तान की अपनी माशी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन यकीनन सियासत भी थी और अभी भी है। मैं तो समझता हूँ कि ये ऑनलाइन विजिट जो होगा, इंस्पेक्शन विजिट जो होगा, उसमें आप देखेंगे कि वो ये देखना ज्यादा चाहेंगे कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जिन लोगों पे अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां थी, क्या उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आपने सफारतकारी का जिक्र किया, बिल्कुल इसमें अमल दखल है सफारतकारी का। हमने अच्छा किया कि कम से कम 3 मुल्क जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तो हमें बहुत ही हमायत रही, लेकिन बाकी सबको भी ऑन बोर्ड करना जरूरी है। इसका मतलब एजाज साहब कि क्या जब हम उस अक्टूबर से पहले दोबारा एक अग्रेसिव स्ट्रिंग ऑफ विजिट्स देखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, बिकॉज ऑब्वियसली दोबारा हम देखेंगे कि बड़ी एक भरपूर तरीके से सिफारती मैदान के ऊपर भी हमें साथ साथ ये करना पड़ेगा। खाली तकनीकी इसका मतलब है कि कंप्लायंस जरूरी नहीं है, सिफारतकारी भी उतना ही अहम इसमें पर्सपेक्टिव है। जी, मैं तो यही समझता हूँ। मैं नहीं समझता कि वो टेक्निकल जो विजिट होगा ऑनलाइन इंस्पेक्शन वाला वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगा। मेरा ये ख्याल है कि उसके पीछे हिंदुस्तान की और उनकी बड़ी कोशिश होगी कि जिन लोगों पे वो इल्जामात लगाते रहे मुंबई के हवाले से, दूसरे तीसरे टेररिस्ट इंसिडेंट्स के हवाले से, तो क्या उन पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो 1373 कमेटी है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सफारतकारी चाहिए होगी। मेरा नहीं ख्याल वी शुड लोअर आवर गार्ड। आई थिंक हमें तमाम दुनिया को बताना चाहिए कि हमने कितना काम किया है, शोकेस करें ताकि वो जब विजिट हो तो उस वक्त कोई इसमें शक न रहे। सही। सुदाई साहब, अब अगर ये ग्रे लिस्ट से निकलते हैं ममालिक तो फिर क्या उससे फर्क पड़ता है? उसकी वो कौन सी रुकावटें हैं जो ग्रे लिस्ट में होने की वजह से इकोनॉमिक अगर डिमेंशन में देखें एक मुल्क को उनका सामना करना पड़ता है? अगर हम इंशाल्लाह जब इस लिस्ट से निकलेंगे तो वो कौन सी रास्ते हैं जो अभी बंद हैं हमारे लिए फिर खुल जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपका जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में इमेज और परसेप्शन है वो बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा टैबू या स्टिग्मा है कोई कहे कि जी फलां मुल्क के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इतने उसमें लूप होल हैं कि वहाँ से टेररिज्म फाइनेंसिंग हो सकती है या वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो ये इसका जो पहला फायदा है वो तो यही है कि आपका परसेप्शन जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी में बेहतर होता है। इसका जो दूसरा फायदा है वो है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो दोनों इम्प्रूव कर जाते हैं। अभी तक पिछले 4 सालों में हमारे यहाँ जो ट्रांजैक्शन भेजी जाती थी या जो ट्रांजैक्शन हम करते थे पाकिस्तान से वो एडिड स्क्रूटनी का शिकार थी। बैंक्स जो थे राउटिंग बैंक्स वो उनको कई दिन रोक के और वो उनका बैक ट्रैक चेक कर रहे होते थे कि कहीं ये कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो नहीं है। तो अब उस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी वाइट लिस्ट में आके। फिर जो बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि अपने एथिकल कोड्स और एथिकल पॉलिसीज की वजह से उन ममालिक में इन्वेस्ट नहीं करती यहाँ जो ग्रे लिस्ट में होते हैं, तो आप उनको अट्रैक्ट कर सकेंगे। और सबसे बड़ा फायदा जो अभी एजाज चौधरी साहब ने फरमाया कि हमारा हाउस इन ऑर्डर हो गया। जी। पार्ट ऑफ की इन कंप्लायंसेस पे अमल करने से हमारी बहुत सी नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी अब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बन गई है। जो हुंडी और हवाला था उसका खात्मा होगा और यही वजह थी कि अब देखें रेमिटेंसेस जो हैं वो 31 अरब डॉलर से ऊपर आती हैं। ये वही रेमिटेंसेस हैं जो पहले हुंडी और हवाला से के जरिए आती थी, स्टेट बैंक की हवा भी नहीं लगती थी। सही। और फाइनली ये एक प्रायर एक्शन है हमारा जो ऑनगोइंग IMF की टॉक चल रही है। जी। तो उसमें भी एक प्रायर एक्शन नंबर 6 है कि आप पाकिस्तान जो है वो फाटअप की ग्रे लिस्ट से एग्जिट करने के लिए कोशिश करे और एग्जिट करे। तो माशाल्लाह वो भी हमने अचीव कर लिया इस टेक्निकल। ये जो आपने IMF के जिक्र किया ना, ये मेरा अगला सवाल था एजाज साहब से, बिकॉज एजाज साहब जैसे IMF के बारे में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि उसके ऊपर अमरीकी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। सो फैटफ के ऊपर भी क्या कोई इन्फ्लुएंस है किसी एक कैंप का? क्या वो उससे भी जुड़ा है फैटफ लिस्ट में आने या बाहर निकलने का मामला? जी यकीनन है। देखिए ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। क्यों हम IMF के पास जाना चाह रहे हैं? क्योंकि जब आप IMF के पास चले जाते हैं, मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ लेकिन जो मुझे समझाया गया और बताया गया वो ये है कि उससे पाकिस्तान का जो एतमाद है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बढ़ जाता है। इवन दोस्त ममालिक भी जब आपको मदद करना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि आप वो कंप्लायंस सारी कर रहे हैं
तो इसी तरह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से भी लोगों का एतमाद इस बात पर बढ़ेगा कि पाकिस्तान अब एक ऐसी इक़्तिसाद बन गई है जिसके साथ हमें अब ज्यादा वाबस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हुई है मारिया साहिबा, वो ये है कि हम ये यानी एक मुश्तरका काविश रही है पूरी पाकिस्तान की हुकूमत की, पिछली हुकूमत की, उससे पिछली हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की, पाकिस्तान फौज की, तमाम सूबाई हुकूमतों की। और मुझे जो इसमें कंसेंसस नजर आया है, अल्लाह करे कि वो कंसेंसस हमें पाकिस्तान के दूसरे मामलात में भी दिखाई दे, लेकिन ये एक बहुत ही खुश आइंद बात है कि हम सब ने मिलकर इस एक बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला किया है, लेकिन अभी भी अपने गार्ड्स लोअर नहीं करने चाहिए। बेशक, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आबिद कयूब सुलेरी, जो कंसेंसस की बात की है ना, इसके ऊपर मैं बताना चाहती हूँ। हमने देखा कि हम्माद अजहर साहब ने जो है आज ट्वीट की, और जो उसमें उन्होंने ट्वीट की उसमें उन्होंने उन तमाम अफसरान को, वो तमाम ऑफिशियल्स जो इन निगोसिएशंस में और कंप्लायंस के जो कामों में इन्वॉल्व थे, उनकी तस्वीर जो है वो ट्वीट की और कहा कि भाई ये तमाम लोग हैं जिसकी वजह से कंसिस्टेंटली हम इन माइलस्टोन्स को अचीव करने में कामयाब हुए हैं। हिना रब्बानी खर साहिबा ने जो ट्वीट किया वो भी बहुत ग्रेसफुल, उनका रिस्पॉन्स भी बहुत ग्रेसफुल था, जिसमें उनका कि पाकिस्तान की स्टेट की ये फतह है, किसी एक इंडिविजुअल हुकूमत ऑब्वियसली लेना चाहिए, हर हुकूमत को क्रेडिट लेना चाहिए कि भाई हमने इसमें अपना हिस्सा डाला, लेकिन ये हमारी एक स्टेट की, पाकिस्तान पूरे बतौर मुल्क की एक ये जिसे कहते हैं कामयाबी है, तो उसकी ओनरशिप भी उसी तरह से होनी चाहिए।